जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इमर्जिंग मार्केटिंग और मार्केट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज इसमें हम देखेंगे दुनिया के अंदर ये इमर्जिंग मार्केट का कंसेप्ट कैसे आया और इमर्जिंग मार्केट के अंदर कौन कौन से ममालिक शामिल हैं और इसमें ऐसे क्या क्राइटेरियाज होते हैं जिसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट जो होते हैं बाकी दूसरे मार्केट से डिफरेंट है। इमर्जिंग मार्केट के अंदर हम ये भी देखेंगे कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हैं वो इमर्जिंग मार्केट की तरफ क्यों रुख कर रही है और ऐसे में हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या रोल है। तो जी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम डिफिनीशन की बात करते हैं कि इमर्जिंग मार्केट क्या होता है। इमर्जिंग मार्केट आर कंट्रीज सच एज ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, मेक्सिको एंड तुर्की दैट इन ये ऐसी कंट्री है जिन लोगों ने जो मतलब इकोनॉमीज के हवाले से या जो अपनी पॉपुलेशन के हवाले से जो अपनी जीडीपी के हवाले से क्या कर रही होती, ग्रोथ ऑफर कर रही होती, आपको एक इंसेंटिव पेश कर रही होती। ये प्रीवियसली क्या होती है, प्रीवियसली कुछ ऐसी इकोनॉमीज होती हैं जिनका मतलब ये कि हालात काफ़ी बुरे होते हैं इन्फ्लेशन के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से। लेकिन क्या कर लेते हैं कि ये लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, इंडस्ट्री ग्रोथ कर लेते हैं, जीडीपी ग्रोथ आ जाती है, अब पॉपुलेशन बढ़ जाती है, पॉपुलेशन ज़ाहिर पे कंज्यूमर मार्केट बन जाते हैं। कंज्यूमर मार्केट बढ़ने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी ज़ाहिर है ऐसे अपने लिए बड़े कंज्यूमर मार्केट दिखती है। सो बेसिकली ये क्या होते हैं, ये प्रीवियसली इन लोगों ने कोई अच्छा काम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी इन इकनॉमिकली, लेकिन अब ये परफॉर्मेंस दिखाने लगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आने लगी, तो ये क्या हो गए, एमर्जिंग मार्केट बन गए हैं। एमर्जिंग मार्केट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी कि एमर्जिंग मार्केट के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से एमर्जिंग मार्केट बाकी दूसरे मार्केट से क्या होती है, अलग होती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो एडवांस इकानमी, डेवलपिंग इकानमी और इमर्जिंग इकानमी में क्या फ़र्क है। तो एडवांस इकानमीज़ के अंदर ऐसे ममालिक जिन लोगों ने बहुत पहले से तरक्की कर ली, जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा है, इनकम पर कैपिटा ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुई है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो यूएस की बात करें, जापान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे और मगर जो यूरोप है इसमें ये सारी चीज़ें ममालिक इसमें शामिल हैं। डेवलपिंग इकानमीज़ का जैसे हम लोगों ने बताया था कि ये डेवलपिंग इकानमी दो इकानमीज़ होती है जहाँ पे इनकम काफ़ी कम होती है। बेलोविया, ज़ैरी और इसी तरह से कुछ ममालिक अफ्रीका के और भी इसमें शामिल हो सकते हैं, एशिया के कुछ ममालिक इसमें आ सकते हैं, मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान वगैरह ये डेवलपिंग इकानमीज़ के अंदर आ जाती है। अफगानिस्तान के पॉलिटिकल और स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा उनके हालात ख़राब हैं। इमर्जिंग मार्केट के बारे में हम लोगों ने बोला था कि जी ये ऐसी इकानमीज होती है जिन लोगों ने सब्सटेंशियल इंडस्ट्रियल ग्रोथ या मॉडर्नाइजेशन, रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल किया होता है। इंडिया, मेक्सिको, चाइना, ब्राज़ील और बांग्लादेश का नाम भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है इसके अंदर। चाइना ने तो खैर काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल वो कर लिया है, डोमिनेट कर लिया, अब तो अमेरिका के मुकाबले में आ गया है। ठीक है, 7 टॉप ममालिक हैं इमर्जिंग मार्केट के अंदर। चाइना है, जीडीपी ग्रोथ 15.5 ट्रिलियन, इंडिया है, ब्राज़ील, रशिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया और तुर्की भी इसके अंदर आ गया है। लेकिन ये देखने की बात ये है कि ये सारे ममालिक जो है ना, इनके जीडीपी ग्रोथ ऊपर नीचे होता जाता है। ठीक है, इनके जीडीपी का वॉल्यूम ऊपर नीचे होता जाता है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दुनिया के अंदर चेंजेस इतनी तेज़ी से आ रहे हैं कि कोई पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, आज जो है हीरो हैं, कल का ज़ीरो बन जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये कांस्टेंट नहीं रहती, ये चेंज होती रहती हैं। हाँ, इमर्जिंग मार्केट को क्यों देखा जाता है जी, इसमें ये तो होता है कि तो मिडिल क्लास इकानमी ज़्यादा होती है। मिडिल क्लास मतलब है कि ज़्यादातर लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो बिलोंग करती है मिडिल क्लास से। तो उसका क्या फ़ायदा होता है, इसका ये फ़ायदा होता है कि जी आप लोग वो कर सकते हैं कि अपना बिजनेस उसमें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उनका इनकम लेवल क्या होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और इसमें इकनॉमिक ग्रोथ रेट्स भी क्या होता है वो भी ज़्यादा होता है, और हेल्थ केयर सर्विसेज वगैरह ये भी इम्प्रूव हो रही होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे मतलब है कि मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, कार्स इंडस्ट्री भी आ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि लोगों की इनकम पावर क्या होती है वो बढ़ रही होती है और अभी तक उन लोगों ने ये सारी चीज़ें अवेल नहीं की हुई होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग बेस बन रहा है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि इमर्जिंग मार्केट मैन्युफैक्चरिंग बेस बनने की बुनियादी वजह ये है कि जी लोग यहाँ पे लेबर कास्ट जो है वो काफ़ी सस्ती है। ठीक है, तो इसी वजह से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ रहे होते हैं। चाइना की एग्जांपल हमारे सामने है। चाइना क्या है कि जी बहुत कम मतलब है कि यहाँ पे कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। लेबर कास्ट अगर आप देख ले, पर लेबर कास्ट अगर हम लोग देख ले, प्रोडक्टिविटी पर लेबर कास्ट देख ले तो बहुत ही कम है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी वजह से लोग इस तरफ आ रहे हैं। दूसरी वजह ये कि यहाँ पे रॉ मटेरियल और नेचुरल रिसोर्सेज के रिजर्वायर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम साउथ अफ्रीका की देखें तो वहाँ पे डायमंड और उसकी काफ़ी ज़्यादा है। ब्राज़ील और रशिया का भी यही वाला हाल है। दूसरी बात है कि जी यहाँ पे सोर्सिंग डेस्टिनेशन लो कास्ट की वजह से, जैसे मैंने बताया था कि सोर्स को करते हैं इंडिया जो है, सॉफ्टवेयर की वजह से बहुत मशहूर है। अमेरिका के अंदर या दूसरे ममालिक वाले सॉफ्टवेयर आउटसोर्स करते हैं इंडिया को।
चाइना को जो है मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। एप्पल ने अपना प्लांट उधर लगा लिया असेंबली का, फोर्ड ने भी असेंबली के प्लांट लगा दिए हैं, ठीक है। टारगेट देखे, टारगेट इस वक्त कनाडा के अंदर फेल हो गया, ठीक है, लेकिन वो इंडिया के अंदर सक्सेसफुली जा रहा है, सही है। तो ये बेसिकली एक सोर्सिंग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बिकॉज ऑफ लो लेबर कास्ट। तो लो लेबर कास्ट की वजह से क्या होता है, तो यहाँ पे लोग आना चाहते हैं, तो आउटसोर्सिंग करते हैं यहाँ इन ममालिक के अंदर। इसी तरह से काफ़ी ममालिक जो है यार, यूरोप के और यूएसए के, उन लोगों ने कॉल सेंटर्स इंडिया के अंदर बनाए हुए हैं, ताकि यहाँ की लो लेबर कास्ट को हम लोग क्या कर सकें, एडवांटेज हासिल कर सकें। अगर हम देखें की क्राइटेरिया अट्रैक्टिवनेस पे मरीज में, तो उसमें सबसे पहले हम पॉपुलेशन देखें। पॉपुलेशन के अंदर आप देख ले, चाइना इंडिया टू ऑफ द इमर्जिंग इकानमीज, वो टॉप पे हैं। इंडोनेशिया भी इमर्जिंग इकानमीज में आ जाते हैं, वो भी आ रहा है। पाकिस्तान भी आ रहा है, ब्राज़ील का भी हिस्सा है, रशिया और मेक्सिको, बांग्लादेश भी आ रहा है। मतलब एक मेजॉरिटी जो दुनिया की जो एक डेवलपिंग इमर्जिंग इकानमीज है, उसके अंदर क्या है, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने का ये फ़ायदा होता है कि क्या होता है कि कंज्यूमर मार्केट आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब कंज्यूमर मार्केट बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए या बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पे आके क्या करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग होगी वहाँ पे। अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अगर देखा जाए तो 7.4 तक जा रहा है 2019 में। चाइना का थोड़ा सा कम हो गया है बिकॉज ऑफ ट्रेड वार विद यूएसए। ब्राज़ील इम्प्रूव कर रहा है, रशिया भी इम्प्रूव कर रहा है, साउथ अफ्रीका का कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा होता है। तो ये भी ऑल बिकॉज ऑफ दियर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो सॉरी, ये तो हम ग्रोथ प्रोजेक्शंस की बात करें। ग्रोथ प्रोजेक्शन में अगर हम लोग इसके अंदर देखें तो ये अगर हम देखें तो इसमें जो हमें राइट साइड पे मिल रहा है, जो येलो कलर में हो रहा है, ये है इमर्जिंग इकानमीज और डेवलपिंग इकानमीज का देखें तो ग्रोथ रेट इस कंपेयर टू, अगर हम लोग ये ग्रीन में देखें एडवांस इकानमीज के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ग्रीन इकानमीज में जो एडवांस इकानमीज है उसका ग्रोथ रेट मतलब है कि कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके मुकाबले में जो डेवलपिंग और जो मर्जिंग इकानमीज़ हैं उनका ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और ग्लोबली देखा जाए तो ग्लोबली भी मतलब एक ट्रेंड देखा जाए तो डेवलपिंग और उसके साथ ज़्यादा अलाइनमेंट कर रहा है, ठीक। अगर हम देखें पर कैपिटा इनकम के हवाले से देखें तो रशिया का सबसे ज़्यादा है, ब्राज़ील, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका है, चाइना है। इंडिया अगरचे एक बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है डेवलपिंग इमर्जिंग इकानमीज़ के अंदर, वो यही है कि जी यहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या है, काफ़ी मतलब है कि कम है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है, यहाँ पे जो अमीर लोग हैं बहुत ज़्यादा मालदार है, और गरीब लोग हैं तो मतलब कि जो अपर क्लास इकानमी और लोअर क्लास इकानमी के अंदर काफ़ी गैप है पर कैपिटा इनकम के हवाले से। लिबरल मार्केट में अंदर हम बेसिकली लिबरल मार्केट से ये मुराद होता है कि जी वहाँ पे पॉलिसीज़ क्या है, वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को वेलकम किया जाता है, ओनरशिप दी जाती है कि नहीं। ओनरशिप मतलब कि आप डायरेक्टली जैसे तो कोई सख्त हो कवानीन तो आप लागू नहीं होते उसके लिए एंटर होने के लिए मार्केट के लिए। सो बेसिकली यहाँ पे ओनरशिप और मार्केट इंसेंटिव देखा जाता है। अगर हम बात करें कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा 2018 के डेटा को लेके रैंकिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो पहले नंबर पे यूएसए आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। काफ़ी मतलब है कि ये एक गुड मार्केट फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चाइना दूसरे नंबर पे है, हांगकांग तीसरे पे, सिंगापुर आ गया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया भी इसके अंदर आ गया है बिकॉज ऑफ दियर गुड पॉलिसीज फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर हम देखें तीनों का कंपैरिजन करें तो डेवलपिंग इकानमीज़ के अंदर ग्रोथ जो इनफ्लो है वो कम हुआ है 2018-19 में, लेकिन अगर आप देखें तो डेवलप इकानमीज़ के अंदर या एडवांस इकानमीज़ के अंदर ये गैप काफ़ी ज़्यादा है, -6 तक है। तो मेजरली जो ग्रोथ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हुई है वो डेवलपिंग इकानमीज़ के अंदर ही डेवलप इकानमीज़ के अंदर हुई है। डेवलपिंग इकानमीज़ या इमर्जिंग इकानमीज़ के अंदर ये क्या है, कम है। दूसरा हम देखते हैं कि रिस्क लेवल क्या है। जब हम इमर्जिंग मार्केट के अट्रैक्टिवनेस को देखते हैं, उसमें हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखते हैं, करेंसी एक्सचेंज को देखते हैं, करेंसी एक्सचेंज रेट चेंज हो रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है। अगर हम बात करें तो इंडिया की बात करें तो वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का आजकल थोड़ी सी स्ट्राइक चल रही थी, लेकिन अब कोविड-19 ने उसको क्या कर दिया, ख़त्म ही कर दिया ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब जो इनस्टेबिलिटी चल रही थी या जो रिस्क चल रहे थे वो तकरीबन ख़त्म हो गया। अब तो एक बहुत बड़ा रिस्क है कोविड-19, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसले आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो चैलेंजेस में अगर हम देखें तो इमर्जिंग मार्केट के अंदर ज़ाहिर चैलेंजेस भी आते हैं। उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक क्वेश्चन होती है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी इंडिया की एग्जांपल दी थी,
तो काफ़ी मतलब इस तरह अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान भी मतलब एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिहाज से कोई खास वो नहीं रखता। दूसरा वीक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, स्पेशली चाइना के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन आता है कि जी कॉपीराइट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ये इश्यूज़। तीसरा ब्यूरोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी करप्शन वगैरह का इशू होता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन ममालिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये इशू आ रहा है। पोर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। चाइना लाल तो इम्प्रूविंग और उसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन स्टिल पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश ये वाले ममालिक काफ़ी लेक कर रहे हैं। दूसरा पार्टनर अवेलेबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, ये भी बड़ा इशू होता है क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनी आती है तो उनका साइज़ बड़ा होता है, उनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होती है। जो उन यहाँ पे वो पार्टनर को देखते हैं तो उनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। और दूसरी बड़ी बात ये होती है कि इनके पास कोई खास एक्सपर्टीज़ नहीं होती है। और दूसरा डोमिनेंस ऑफ फैमिली कोंग्लोमेरेट्स, ये कोंग्लोमेरेट्स का क्या मतलब है? कोंग्लोमेरेट एक बहुत बड़ी कंपनी होती है जो मतलब जिसके फिर नीचे दूसरी कंपनीज होती है और सब्सिडायरीज होती है और हर कंपनी अलग से होती है, ठीक है, अलग से बिजनेस कर रही होती है, लेकिन एट द एंड वो क्या कर रही होती है? वो रिपोर्टिंग कर रही होती है एक बड़ी कंपनी को। तो जाहिर है फिर इनका होल्ड मार्केट के अंदर ज़्यादा होता है, फिर ये काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। इनके पास एक किस्म की एक मनापली की पावर आ जाती है और ये मतलब कि मार्केट को क्या कर लेते हैं? डोमिनेंस कर सकते हैं अपनी उससे प्रेजेंस से। एक और इशू होता है इमर्जिंग मार्केट के अंदर, हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशन क्या काफ़ी बुरी होती है, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़रूरत है। इसी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के अंदर कि जी आप तो इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे आप लोग CSR की एक्टिविटीज़ और सेफ्टी, चाइल्ड लेबर्स हो गए और इसी तरह के हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज़ को आप लोग मद्देनज़र नहीं रखते, जिसकी वजह से ये मसले मसाइल आ रहे होते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों के ऊपर काम करें। क्या स्ट्रेटजीज़ हैं आपने इमर्जिंग मार्केट के लिए जाना है? कस्टमाइज़ प्रोडक्ट्स ऑफरिंग करते हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ कि जी किस तरह से कस्टमाइजेशन ला सकते हैं। जी आरडी ने क्या कर लिया, आरडी जो मतलब एक बिजनेस करता है प्रीमियम्स कार्स के अंदर, तो उन लोगों ने चाइना के अंदर क्या कर लिया, चाइना के अंदर अपना इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो जो एक बहुत बड़ी मतलब कि कस्टमाइज प्रोडक्ट आ गए, उसकी वजह बुनियादी तौर पे क्या है कि चाइना के अंदर जितनी भी कंपनीज आ रही थी इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर आ रही हैं, तो बुनियादी तौर पर वो मिडिल क्लास को फोकस कर रही थी। इन लोगों ने क्या कर दिया, एक नीश मार्केट ढूंढी जो चाइना के अंदर जो प्रीमियम जो लग्जरी गाड़ियों को पसंद करने वाले हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक कार क्या कर दी, लॉन्च कर दी। फैमिली कोग्लोमेरेट्स के साथ क्या करें कि पार्टनरशिप करें। उसका बुनियादी फ़ायदा क्या होगा? उसका बुनियादी फ़ायदा ये होगा कि आपके उनके साथ ताल्लुकात बन जाएंगे और उन्हीं को आप इस्तेमाल कर सकेंगे। दे आल्सो लुक फॉर सम बिजनेस पार्टनर, तो आपके साथ वो कर हो जाएगा। तीसरी चीज़, आप टारगेट गवर्नमेंट्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ आप अच्छे ताल्लुकात बनाए, गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू आप एंटर हो सकते हैं, तो ये भी एक बड़ी एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। और स्केलफुली चैलेंज इमर्जिंग मार्केट कंपटीटर्स, स्केलफुली का मतलब है कि स्किल्स वगैरह के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप इनके साथ कंपटीशन करें तो आपके साथ क्या होगा, आप इस मार्केट के अंदर क्या कर सकेंगे, compete कर सकेंगे। क्या पाकिस्तान की इमर्जिंग इकानमी है? स्टेटिस्टिक्स तो यही बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान की इमर्जिंग इकानमी बनने जा रहा है। इम्पोर्ट्स का हमारा जो है कम हो रहा है, ठीक है। जो हमारी सॉरी इम्पोर्ट्स हमारे अभी भी बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम लोग देखें फिजिकल 3 के मुकाबले में, अगर हम इसके मुकाबले में देखें एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट बढ़ गई है, रेमिटेंस भी हमारे बढ़ गई है। और ट्रेड डिफिसिट जो हमारा है वो पहले जो 6.3 बिलियन था, अब हमारे पास आ गया 6.2 बिलियन पे, यानी ट्रेड डिफिसिट हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसके अलावा जो ईगल ग्रुप जो मतलब एक ग्रोथ लीडिंग इकानमीज़ के हवाले से एक वो आया था, इसमें पाकिस्तान भी क्या है इसमें मौजूद है। जो ईगल ग्रुप्स जो इमर्जिंग एंड ग्रोथ लीडिंग इकानमीज़ का जो कॉन्सेप्ट पेश हुआ था कि इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक हैं जो मतलब आगे आने वाले 2020 से 2030 के अंदर क्या करेंगे, मार्केट के अंदर गैप बनेंगे, तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल है 15 ममालिक में से। और अगर हम देखें CBC की सर्वे के मुताबिक ओवरऑल अगर GDP ग्रोथ रेट को देखें तो हमारा जो है पाकिस्तान भी मतलब एक इन ममालिक में शामिल है जो एक अच्छी ग्रोथ करेंगे और एक गुड इमर्जिंग इकानमी के तौर पे सामने आएगा इन कमिंग ईयर्स। सो दिस इज़ ऑल टू फ्रॉम माय साइड टू फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ यू मे आस्क मी।